पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है कि पिछले दिनों जो कुछ पढ़ा गया है उसको रिवाइज किया जाए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो वो तारतम्यता, वह कंटिन्यूटी है वो भंग होती है। और अगर पिछले दिनों जो पढ़े हैं अगर हम उसको रिवाइज किए बिना आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अपने आगे के जो भी पॉइंट हैं, जो भी टॉपिक हैं, उसको लिंक नहीं कर पाते हैं, पिछले टॉपिक से लिंक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पिछले दिनों जो कुछ पढ़ा गया है उसको एक बार रिवाइज किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आप भी भूल गए हैं कि पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा है तो एक बार आप पिछली वीडियो को देखिए, पिछले टॉपिक को देखिए, वहाँ से पहले एक बार रिवाइज करिए। पूरी वीडियो देखना नहीं है, उसको तेज़ी से आप फॉरवर्ड करते हुए भगाते हुए भी देख सकते हैं। उसको एक बार रिवाइज कीजिए और रिवीजन के बाद फिर इस वीडियो पर आइए, जिससे आपकी सभी टॉपिक लिंक हो जाएंगे एक दूसरे से और फिर वहाँ से नॉलेज फिर निकलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण के कारक, मिट्टी बनने के कारक क्या क्या हैं या मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इसकी बात करने जा रहे हैं आज। इससे पहले कि इधर आए, थोड़ा इधर साइड में लेफ्ट में कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। लेफ्ट की एक्टिविटी समझने की कोशिश करिए। थोड़ी सी बुक में डिफरेंस है हल्का सा, ये एक्टिविटी यहाँ दिया गया है। In India, soils could be alluvial, black, red, laterite, desertic, and mountain soil. Collect a handful of different types of soil and observe how are they different. भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। हमें एक जगह मिल जाएगी ये सारी मिट्टी? नहीं मिलेगी, हमें डिफरेंट प्लेस से इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लैटराइट सॉयल, डिजर्टियस सॉयल, माउंटेनियस सॉयल, जो भी इंडिया में सॉयल पाई जाती है उसको कलेक्ट कीजिए, मुट्ठी भर एकत्र कीजिए और फिर उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। ये एक्टिविटी आपके सामने आई। अब जाइए फैक्टर्स पे। फैक्टर को पढ़िए ज़रा, क्या दिया गया है यहाँ। लिखा है मेजर फैक्टर्स। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल यानी जिस पेरेंटियल रॉक से वो मृदा बन रही है वह इम्पॉर्टेंट है, उसका स्वरूप इम्पॉर्टेंट है, उसका जलवायु यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर जलवायु किस तरह पाई जाती है, उसका कंपोजिशन, सेल का, रॉक्स का कंपोजिशन कैसा है इस पर और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है इस पर। ये मृदा निर्माण का मुख्य फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। मृदा निर्माण के अन्य अगर कारक की बात करें, मिट्टी के निर्माण के अन्य फैक्टर की बात करें तो उसमें स्थलाकृति है। यानी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? स्थलाकृति को क्या कहते हैं? टोपोग्राफी कहते हैं उसको। टोपोग्राफी महत्वपूर्ण है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल
रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जैव पदार्थों की भूमिका, यह इम्पोर्टेंट है। और मृदा निर्माण का जो है कंपोजिशन कैसा है, यानी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, और जो टाइम टेकन, जो समय लगा है उस कंपोजिशन को बनने में, मृदा के निर्माण में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग स्थानों पर ये डिफरेंट है, अलग अलग स्थानों पर डिफरेंट है। ये सारे फैक्टर्स जितनी भी बात कर रहे हैं वो अलग अलग स्थानों पर डिफरेंट है। कल की वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी। पेरेंट रॉक में देखिए, पेरेंट रॉक की बात करें तो डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट और परमेबिलिटी, ये जो है आपके लिए पेरेंटियल रॉक की जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप ध्यान से देखें। फिर क्लाइमेट की बात किया गया, क्लाइमेट में क्या टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन आता है, इसको चेक करें। रिलीफ में एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। और टाइम की बात करें तो डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ये इतनी चीज़ों की, इतने फैक्टर्स की जो है सॉइल फॉर्मेशन में भूमिका है। इसीलिए देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन बात हो रही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, इसकी बात किया जाए। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खत्म हो रही है, उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इस पर बात की जा रही है। कैसे मिट्टी को बचाया जा सकता है, कैसे संरक्षित किया जा सकता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर्स विच लीड to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticide, rain, wash and landslide and floods. Some method of soil conservation are listed below. तो पहले तो देखिए समस्याओं की बात कर लीजिए कि कितनी समस्याएं हो रही हैं आज मिट्टी में, कितनी सारी डिग्रेडेशन की बात की जा रही है, सॉइल के डिग्रेडेशन की बात की जा रही है, और इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। मृदा अपर्दन यानी सॉइल जो है, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन की बात बनी सॉइल इरोजन, और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यानी ये दो खतरे हैं, सॉइल इरोजन एक ये डेंजर है, और दूसरा डिप्लेशन जो हो रहा है सॉइल में, ये मेजर थ्रेट्स हैं, मेजर थ्रेट्स है, यानी मेजर खतरा है। थ्रेट्स मतलब खतरा होता है। तो छीड़ता और मृदा अपर्दन ये दो मुख्य खतरे हैं मृदा संसाधन के लिए। ह्यूमन एंड नेचुरल दोनों ही फैक्टर्स से मृदाओं का डिग्रेडेशन हो सकता है, यानी मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मिट्टी का जो है डिग्रेडेशन हो सकता है या निम्नीकरण हो सकता है, या मिट्टी की गुणवत्ता जो है कम हो सकती है। वो प्राकृतिक कारक भी हो सकता है, नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकता है, और ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मृदा के डिग्रेडेशन में सहायक कारक वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, वर्षा दोहन है, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की मुख्य विधियां निम्न प्रकार से हैं। तो ये जरा समझिएगा, मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारण वो है, वो वनोन्मूलन है। यानी क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, यानी खूब ज़्यादा वनों से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, प्लांटेशन की हो नहीं रही, प्लांटेशन उतनी रफ्तार से हो नहीं रही है, और डिग्रेडेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो लगातार कर रहे हैं, यानी लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि सांस बिना तरस जाएंगे, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो होगा क्या है? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा?
सांस मिलेगी, है? सांसें आएंगी जाएंगी तभी जब पेड़ पौधे रहेंगे, नहीं तो सांसें आएंगी नहीं, सांसें सिर्फ जाएंगी। पेड़ बहुत ज़रूरी है ना। अब अपने फर्नीचर यूज के लिए, अच्छे अच्छे फर्नीचर यूज के लिए आप वनों को काट दीजिए बढ़िया से और लगाइए मत। बड़ा ज़रूरी है एफॉरेस्टेशन ना, अगर आपको बेहतर करना है तो ये ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए, ओवरग्रेजिंग, पशुचारण खूब कर रहे हैं, पशुओं से खूब चारा चरवा रहे हैं, है ना। कभी एनिमल हस्बेंड्री देखे हैं गाँव पे जो है, गांव पे देखे एनिमल हस्बेंड्री देखे, वहाँ पे आपने देखा होगा एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन में क्या है, गाय को चराने ले जाते हैं। अपने इंडिया में खास करके जहाँ पे विश्व में अलग अलग जो है तरह के बड़े बड़े फार्म हाउस मिलते हैं जहाँ पर सिर्फ गायों को ऐसे छोड़ दिया जाता है वो चरती है। अपने वहाँ चूँकि इतनी फील्ड जो है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं इसमें एनिमल हस्बेंड्री के रूप में, इस तरह की फील्ड को यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्या करते हैं, एक खेत में लगा देते हैं चारा और वहाँ से चारा काट के लेके आते हैं घर पे उसको फिर उसको चारा खाने योग्य बनाते हैं पशुओं के लिए और फिर उसको खिला देते हैं। हाँ जी, चारा मशीन में इस तरह से उसको खिलाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पशुपालन क्रिया बहुत तेज होती है, खास करके ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में, या विश्व का बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे मिल्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि पशुओं को पालने के लिए इस तरह की वो जो है ग्रेजिंग घासों को जो है लगाया जाता है बाकायदे, और पशु जा कर के वहाँ पशुचारण करते हैं। अगर ये ओवर ग्रेजिंग हुआ ना तो डेंजरस है, फिर ये भी थ्रेट्स हो गया। ओवर ग्रेजिंग हुआ तो यानी अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, बहुत ज़्यादा रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग कर देना, ये भी खतरे की घंटी है। बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, है ना। और भारत में खूब होता है। इंडिया की अगर बात करें तो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा देखने को मिल रहा है लगातार इस तरह से। तो अगर उर्वरकों का और कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग करेंगे यानी समझिए दुरुपयोग कर देंगे, वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़, ये वर्षा दोहन भूस्खलन और बाढ़ ये जो है नेचुरल थ्रेट्स हो गए, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन थ्रेट्स हैं। इन दोनों के कारण जो है मिट्टी का या जो मृदा है उसका डिग्रेडेशन होता है। इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इस पर आइए, इसको समझने की कोशिश करिए कि मृदा संरक्षित कैसे की जा सकती है। सॉइल कंजर्वेशन की कुछ विधियाँ दी गई हैं, कुछ मेथड दिया गया है जिसकी हेल्प से हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। मल्चिंग पहला है, मल्चिंग यानी मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। भूमि के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो पहला ये मल्च बनाना, मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। कंटूर बैरियर्स दूसरा, स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water.
यानी दूसरा जो है सेकेंड वेदिका फॉर्म है। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ये जो है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ये दो तरीके हो गए, कंटूर बैरियर्स हो गए। रॉक डैम, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट्स गिलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति, ये तो रक्षक मेखलाएं हैं। समुच्च रेखी जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। आप ये देख सकते हैं समुच्च रेखा जुताई यहाँ पर इस तरह से। ये सब तरीके हैं जो डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। रक्षक मेखलाएं की बात करें, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मृदा आवरण को बचाया जा सके। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेसेस आर मेड ऑन द steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. Terrace farming. Intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. Contour plowing. Plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope, and shelter belts in the coastals and dry regions. Rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. ये इतने तरीके, इतने मेथड बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं या मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। इतने तरीके से मिट्टी को एक्टिविटी किया जा सकता है। टेक 2 trays A and B of same size. Make 6 holes at one end of these trays and then fill them with the same amount of soil. Leave the soil in tray bare while sow wheat or rice grains in tray B. When the grain in tray B has grown a few centimeters high, place both the trays in such a way that they are on a slope. Pour on mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickles down the holes of both trays in 2 separate containers and compare how much soil is washed out of each tray. एक ही आकार की अ और ब 2 ट्रे लीजिए। एक ही आकार की अ और ब 2 ट्रे लीजिए, यानी ए एंड बी 2 ट्रे आप लीजिए एक ही आकार की, सेम साइज की हो। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए। इसके लास्ट में ट्रे के लास्ट में 6 जो है होल कर दीजिए, छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मिट्टी से भर दीजिए। और इस ट्रे में एकदम इक्वल जो है क्वांटिटी में इस ट्रे में मिट्टी जो है वो फिल कर दीजिए, भर दीजिए। उसके बाद लिखा ए ट्रे को ये जो अ ट्रे है उसकी मिट्टी को खाली छोड़ दीजिए। ऐसे ही मिट्टी भर के खाली छोड़ दीजिए। जबकि जो ब ट्रे है, जो बी ट्रे है, उसमें गेहूं अथवा चावल के दाने डाल दीजिए, दाने लगा दीजिए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचाई तक, कुछ हाइट तक चले आएंगे। दाने जम जाएंगे जब, तो वो ग्रो करेंगे वहाँ पर।
अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि एक ढाल पर हो, यानी एक स्लोप बना लीजिए। दोनों ट्रे को पीछे कुछ चीज़ रख करके इसको ऊपर कर लीजिए, आप कर लीजिए, और इस तरह से स्लोप बना लीजिए दोनों में। दोनों ट्रे में बराबर हाइट से एक ओर से मग से जल डालिए, इधर से भी बराबर हाइट से इधर से भी मग डालिए और इधर से भी ये जल डालिए, मग से जल डालिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें, कंपेरिजन करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। प्रत्येक ट्रे से आप देखेंगे कि जहाँ पर ये प्लांटेशन किया गया है वहाँ से मिट्टी कम आई है, और यहाँ पे जो बिल्कुल कोई प्लांटेशन नहीं है उससे मिट्टी अधिक आएगी। इसका मतलब है कि अगर हम प्लांटेशन कर लेते हैं मृदा पे, मिट्टी पर, तो जो मिट्टी का कटाव है वह कम किया जा सकता है, यानी इसको संरक्षित किया जा सकता है। तो ये एक्टिविटी है। बाकी देखिए तमाम हम लोग बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध करके या जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना यानी वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतरित कतारों में उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इन मेथड इनका प्रयोग करके हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। अगर एग्रीकल्चर करना, बिना खाए तो हम रह नहीं सकते, भोजन तो हमें करना ही पड़ेगा, और भोजन करने के लिए हमें भोजन पहले उगाना होगा, और उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होगी। मिट्टी में ही प्लांटेशन होगा, वहाँ से एग्रीकल्चर होगा तो फिर भोजन मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम मिट्टी को बचा के रखें, तमाम जो विसंगतियाँ हैं उसको रोकें, जिससे हमारा जो मिट्टी का कंजर्वेशन है ये उद्देश्य पूरा हो सके। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।